हेलो गाइस, बाइक एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं आज यहां पर एक नया कोर्स ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 का लेकर आया हूं। इसमें आपको 6 क्लास के एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर की एक वीडियो मिलेगी। ये वीडियो 8 से 10 या 12 मिनट की हो सकती है, जिससे आपका रिवीजन करना आसान रहेगा। आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 6, 7, 8 की एनसीईआरटी का रिपीटेशन 11th और 12th की एनसीईआरटी में होता है। तो आपको अभी ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप केवल वीडियो देखिए और इसके साथ साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, तो पहला चैप्टर हम देखते हैं। ये है हमारा सौरमंडल में पृथ्वी। इस चैप्टर में सौरमंडल और पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेंगे। सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करते हैं खगोलीय पिंड क्या है। खगोलीय पिंड वे द्रव्यमान है जो प्राकृतिक रूप से अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। अर्थात अंतरिक्ष में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले द्रव्यमान को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। जैसे कि तारे, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह और उल्कापिंड। इस तरह के जो भी द्रव्यमान है वो प्राकृतिक रूप से पाए जा रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जा रहा है? खगोलीय पिंड कहा जा रहा है। अब आप ये मत कहिएगा कि जो पृथ्वी से सैटेलाइट भेजी जाती हैं वो भी खगोलीय पिंड है, क्योंकि वो कृत्रिम रूप से अंतरिक्ष में पहुंचाए जा रहे हैं द्रव्यमान, इसलिए उन्हें खगोलीय पिंड नहीं कहेंगे। ओके, अब एक एक करके हम खगोलीय पिंड के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं। सबसे पहले तो तारे। तारे क्या है? तारे वे खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है और ये लगातार इसे उत्सर्जित करते रहते हैं। अब ये जो ऊष्मा और प्रकाश है वो इन्हें मिलता कहां से है? इन्हें मिलता है नाभिकीय संलयन और विखंडन की प्रक्रिया से। अर्थात तारों पे लगातार नाभिकीय संलयन और विखंडन की प्रक्रिया होती रहती है और आपने साइंस में पढ़ा होगा कि इस प्रक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिससे उन्हें स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल तारों का ही एक समूह है। ये क्या करते हैं? कई तारे आपस में मिलकर एक आकृति का निर्माण करते हैं। ये आकृति ही नक्षत्र मंडल कहलाती है। जैसे कि आपने कई बार नाम सुना होगा सप्तऋषि नक्षत्र मंडल का, तो ये भी एक नक्षत्र मंडल है। ये तारों का एक समूह है जो एक विशेष प्रकार की आकृति बनाता है। अब हम ग्रह के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्रह क्या है? ग्रह वे खगोलीय पिंड है जिनके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। ये क्या करते हैं? ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और उसी तारे का चक्कर लगाते हैं। जिस तारे का चक्कर लगा रहे होंगे उसी तारे के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे होते हैं। जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, इसलिए पृथ्वी सूर्य के सौर मंडल का ग्रह कहलाएगी। ओके, उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह भी ग्रह का चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार ग्रह तारे का चक्कर लगाते हैं, उपग्रह ग्रह का चक्कर लगाते हैं और इसके साथ साथ वो तारे का भी चक्कर लगाते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम से समझिए कि ये एक सूर्य है और ये पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और ये चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो क्या होगा? पृथ्वी जब आगे बढ़ेगी तो इसके साथ साथ चंद्रमा भी तो आगे बढ़ेगा। तो चंद्रमा अब यहां पर इस तरह से चक्कर लगा रहा होता है। तो ये तारे का भी साथ में चक्कर लगा रहा है और इसके साथ साथ ग्रह का भी चक्कर लगा रहा है। अब हम जब ग्रह उपग्रह सब जान गए हैं तो बात करते हैं अपने सौरमंडल की। सौरमंडल पर आते हैं। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड का एक सम्मिलित रूप है, जिसे सौरमंडल कहते हैं या सौर परिवार भी कहते हैं। इसे अगर हम इस मैप में देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये सूर्य है और इसके साथ साथ ये 8 ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, इसे क्या कहेंगे? पूरे को सौर परिवार कहेंगे। इसमें क्षुद्र ग्रह भी शामिल होते हैं। तो एक एक करके अब हम सौर मंडल के एक एक पार्ट को देखते जाते हैं। सूर्य क्या है, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है और क्षुद्र ग्रह क्या है, एक एक करके हम देखेंगे। सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और मैंने बताया सूर्य एक तारा है। तारे क्या होता है? तारे के पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है और ये अत्यधिक गर्म और गैसों का बना हुआ है। इससे ही सभी ग्रहों को ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती है। अर्थात सूर्य सौरमंडल के प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। इसी प्रकार अब हम सौरमंडल के ग्रह देखेंगे। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं जो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं और वो पथ किस तरह का है? दीर्घवृत्ताकार पथ है। आपको पता होगा दीर्घवृत्त के 2 केंद्र होते हैं, एक केंद्र पर सूर्य अवस्थित है और उसका चक्कर ग्रह लगा रहे हैं दीर्घवृत्ताकार पथ पर। अब आपको पता होगा कि पहले 9 ग्रह माने जाते थे जिसमें प्लूटो भी शामिल था, लेकिन प्लूटो को 2006 में निकाल दिया गया।
उसका कारण क्या था? आप इस मैप में देखिए, जैसे ये ग्रह हैं, ये ग्रह क्या कर रहे हैं, एक निश्चित पथ पर चक्कर लगा रहे हैं और इनका एक ही तरह का पथ है। लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं ये यम है, अर्थात प्लूटो है। प्लूटो क्या करता है? प्लूटो इस तरह का कुछ अपना पथ बनाता है जो अन्य ग्रह के पथ से भिन्न है। इस वजह से इस ग्रह को अब निकाल दिया गया और इसे क्षुद्र ग्रह में शामिल कर लिया गया। तो आपको पता होगा 2006 में इसे निकाल दिया गया था और इसके बाद अब प्लूटो क्षुद्र ग्रह में शामिल है। इसके साथ ही जब ग्रह की बात कर रहे हैं तो हम पृथ्वी के विषय में भी थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी दूरी के हिसाब से सूर्य से तीसरे स्थान पर है और आकार के हिसाब से 5वें स्थान पर है। मैंने आपको दूरी के हिसाब से सभी ग्रहों के नाम बताए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। लेकिन मैंने आपको आकार के हिसाब से नहीं बताया, तो आपको कमेंट सेक्शन में आकार के हिसाब से सभी ग्रहों के नाम बताने हैं कि सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है आकार के हिसाब से, उसके बाद सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ये आपको बताना है। पृथ्वी की आकृति के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति भूआव आकृति है, अर्थात वो ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। जैसे ये ध्रुव है, ये ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी हुई है और जो मध्य है विषुवत रेखा पर थोड़ी सी उभरी हुई है। इसके बारे में भी हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। हमारी पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा। और ये पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 दिन लेता है और इसी के साथ साथ अपने अक्ष पर घूमने में भी, जो अपने अक्ष पर घूमता है उसे घूमने में भी 27 दिन का समय लगता है। तो हमें इसी वजह से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? अगर आप इस मैप में देखें कि जो पृथ्वी है और ये सूर्य है, ये चंद्रमा है। चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है तो उसके साथ साथ वो अपने अक्ष पर भी घूम रहा होता है, जिससे क्या होता है कि जब चंद्रमा यहां होगा तो उसे एक तरफ का पार्ट हमें दिखाई देगा और जब उसके बाद यहां पहुंच जाएगा उसी के हिसाब से वो थोड़ा सा घूम जाएगा तो यही पार्ट हमें यहां से भी दिखाई देगा। इस तरह से हमें जो इसके पीछे का जो भाग है वो कभी हमें दिखाई नहीं देता है। इस वजह से ही हम कहते हैं हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। जब हमने ये मैप देखा ही है तो इसके साथ साथ हम थोड़ा सा ज्ञान और ले लेते हैं। वो क्या है? वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का है। सूर्य ग्रहण कैसे होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है, हमें कुछ पृथ्वी के कुछ स्थान से सूर्य नहीं दिखाई देता है, इसलिए इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। और इसी के विपरीत अगर पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, चंद्रमा यहां पहुंच जाए तो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है, तो इसे कहेंगे चंद्र ग्रहण। तो आप समझ रहे होंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, जिसमें है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? वो छोटे छोटे पिंड, अभी मैंने मैप में दिखाए थे, छोटे छोटे पिंड हैं जो क्या करते हैं, एक निश्चित पथ पर ही सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ये कहां पर है? ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है। दोबारा मैं मैप में दिखा देता हूं, देखिए ये मंगल है और ये बृहस्पति है। इसके बीच में क्षुद्र ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, यही चक्कर लगा रहे हैं, इसी निश्चित पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उल्का पिंड को। उल्का पिंड क्या है? सभी ग्रहों, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह के विपरीत उल्का पिंड अनियमित पथ पर चक्कर लगाते हैं। अनियमित पथ का क्या मतलब है? जो भी मैंने अभी तक बताया, ग्रह सूर्य का एक नियमित पथ पर चक्कर लगा रहा है, उपग्रह ग्रह का एक नियमित पथ पर चक्कर लगा रहा है, लेकिन उल्का पिंड इस तरह के खगोलीय पिंड हैं जो अनियमित पथ पर घूमते हैं, अर्थात उनका कोई एक नियमित पथ नहीं होता है। वो वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं पृथ्वी पर टकराने के लिए, तो वायुमंडल में आकर घर्षण बल की वजह से वो जलने लगते हैं और उनका कुछ पार्ट जो बच जाता है, जले बिना रह जाता है, वो पृथ्वी पर भी गिर जाता है। ओके, हमारा आखिरी टॉपिक है आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या है? करोड़ों तारों का समूह आकाशगंगा कहलाता है। जिस तरह से एक तारा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह मिलकर एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं, उसी तरह कई सौर मंडल मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। इस आकाशगंगा में क्या क्या होता है? तारे होते हैं, बादल होते हैं और गैस होती हैं। ठीक है, ये सभी मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करते हैं और इसी के साथ साथ आकाशगंगाएं, कई आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो सबसे बड़ी इकाई ब्रह्मांड है, उसके बाद आकाशगंगा आती है और एक आकाशगंगा में कई सौर मंडल हैं और सौर मंडल में हमारी एक पृथ्वी है। तो इस तरह से हम देखते हैं
पूरा ब्रह्मांड। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करता हूं आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा ज्ञान लेना था, वो आपको मिल गया होगा। हम चैप्टर 2 देखने वाले हैं इस वीडियो में, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो हम इसमें ग्लोब के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है ये हम जानेंगे। इसके साथ साथ ताप कटिबंध और देशांतर रेखाओं से समय का जो निर्धारण होता है उसकी भी जानकारी इसी चैप्टर में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी की जो आकृति है वो कैसी है। पृथ्वी की ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी हुई है और मध्य भाग में थोड़ी सी उभरी हुई है। ये आकृति आपको दिखाई दे रही होगी। ये ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी हुई है और मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। इस तरह की आकृति पृथ्वी की है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं भू आव आकृति। तो आपको याद रखना है इसका नाम। अभी हम ये क्यों पढ़ रहे हैं जबकि पिछले चैप्टर में भी हम देख चुके हैं? क्योंकि अभी हमें ग्लोब के बारे में थोड़ा सा जानना है। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का ही एक बहुत छोटा रूप है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे आकार की सही गणना होती है। इसी वजह से हम ग्लोब का प्रयोग करते हैं। अगर हमें कोई आकार देखना हो, जैसे किसी देश की आकृति देखनी हो, सागर की आकृति देखनी हो, महासागर महाद्वीप के आकार देखने हो, तो हम ग्लोब का प्रयोग करते हैं। तो हम मैप का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? जैसे इसमें देखिए आप, इसमें क्या है, ये ग्लोब है और ग्लोब को अगर हम इस तरह से काट दें और इसे क्या करें, ध्रुवों पर थोड़ा सा विस्तार कर दें और मध्य भाग में थोड़ा सा संकुचन कर दें, तब हमें मिलता है इस तरह का मानचित्र। अब हमने यहां पर विस्तार किया, यहां संकुचन किया, तो क्या हुआ, इसके आकार में परिवर्तन हो गया। जब आकार में परिवर्तन हो गया तो आकार की हमें सही जानकारी मैप से नहीं मिलेगी, इसलिए हम ग्लोब का प्रयोग करते हैं। अब हम थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में जानकारी लेते हैं। जो हमारी काल्पनिक रेखाएं हैं वो हम देखेंगे। तो पहली हमारी काल्पनिक रेखा है वो है अक्ष। अक्ष क्या है? ध्रुवों को मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के मध्य भाग से होकर गुजरती है, उसे क्या कहते हैं? उसे अक्ष कहते हैं। जैसे इसी मैप में अगर आप देखें, ये ग्लोब है, ग्लोब का ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो इसे मिलाने वाली रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है उसे क्या कहेंगे? उसे अक्ष कहेंगे। अब दूसरी रेखा कौन सी है? विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे। और वो दो बराबर भाग कैसे होने चाहिए? एक उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग होना चाहिए। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी दो बराबर भागों को विभाजित करने वाली रेखा पृथ्वी की विषुवत वृत्त कहलाती है। ये वृत्त होगा, ऐसे करके पीछे से होकर जा रही होगी, इसलिए ये पृथ्वी का विषुवत वृत्त कहलाता है। इसके ऊपर के भाग को क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और नीचे के भाग को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। इस मैप में आप देखिए, ये एक विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के ऊपर के भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे के भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। मतलब दो समान भागों में विभाजित करने वाली रेखा विषुवत रेखा कहलाती है। अब इसके साथ आप अक्षांश रेखाएं भी देख लेते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या है? विषुवत रेखा के समांतर खींची जाने वाली रेखाएं ही अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इसी मैप में देखिए, ये जो रेखाएं खींची गई हैं ये विषुवत रेखा के समांतर रेखाएं हैं। इनका क्या है? इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है और इनकी लंबाई में ध्रुवों की ओर कमी होती जाती है। मतलब ये देखिए, ये कितना छोटा गोला है, ये थोड़ा बड़ा है, ये उससे बड़ा है, तो ये ध्रुवों की ओर छोटी हो जाती हैं, लंबाई में कमी आती है, लेकिन जो बीच की दूरी है वो हमेशा समान रहती है। इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे अक्षांश रेखाएं। अक्षांशों को हम अंश में मापते हैं, क्योंकि अक्षांश क्या है? अक्षांश एक कोण है। आप इस तरह से मान लीजिए, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जब हम केंद्र लेते हैं और केंद्र से जो रेखा मिलाते हैं, ये क्या है? ये एक विषुवत रेखा है। अब पृथ्वी की सतह पर कोई बिंदु लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित कोई बिंदु पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली रेखा और विषुवत रेखा के बीच बनने वाला जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ही अक्षांश कहते हैं। और इसी प्रकार कई बिंदु बनते हैं। इन बिंदुओं को मिलाने वाली क्या रेखा क्या कहलाती है? इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा भी अक्षांश रेखा कहलाती है। इसीलिए इसे कोण में मापते हैं, अर्थात अंश में मापते हैं। जो विषुवत रेखा है उसे हम 0 डिग्री विषुवत रेखा कहते हैं। और इसके साथ साथ इसके उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर में जो भी रेखाएं होंगी, जैसे कि ये मान लीजिए ये 30 डिग्री का कोण बना, तो इसे क्या कहेंगे? 30 डिग्री नॉर्थ। इसी प्रकार अगर यहां पर 60 डिग्री का ये कोण बना और ये रेखा खींची गई, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे 60 डिग्री साउथ। तो इस तरह से इनका मापन किया जाता है। इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है।
अब कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में भी देख लेते हैं। प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा को क्या कहेंगे? विषुवत रेखा कहेंगे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहेंगे? कर्क रेखा कहेंगे। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहेंगे? मकर रेखा कहेंगे। इसके साथ साथ उत्तरी ध्रुव रेखा और दक्षिणी ध्रुव रेखा भी होती हैं, तो 66.5 डिग्री, 66 सही, 1/2 डिग्री नॉर्थ को हम क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव व्रत कहेंगे। और 66 सही 1/2 डिग्री साउथ को क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव व्रत कहेंगे। तो इस तरह ये कुछ प्रमुख रेखाएं हैं। इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? अभी हम ताप कटबंध पढ़ने वाले हैं। ताप कटबंध में इनकी हमें जानकारी प्राप्त होना आवश्यक है, जिससे क्या होगा? जिससे हम ताप कटबंध को आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए ताप कटबंध पर चलते हैं। ताप कटबंध क्या है? 3 तरह के ताप कटबंध हैं। आपको केवल परिभाषा देखनी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं देखना है। सबसे पहले उष्णकटिबंध, उसके बाद शीतोष्णकटिबंध और तीसरा होता है शीतकटिबंध। 3 तरह के ताप कटिबंध होते हैं। तो हम इसी मैप में देखते हैं। ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो जगह है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे उष्णकटिबंध। यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और यहां बहुत गर्मी होती है, इस वजह से इसे उष्णकटिबंध कहते हैं। इसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ ये वाला भाग, और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ, मतलब ये वाला भाग क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। और इसके बाद 66.5 डिग्री से ध्रुवों तक की जो दूरी होती है, इतना पूरा कटिबंध, ये क्या कहलाता है? ये शीत कटिबंध कहलाता है। अब इसका मैप देख लेते हैं। ये मैप में आपको दिखाई देगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक के बीच के भाग को क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध कहेंगे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के भाग को क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। ये उत्तरी भाग में है, इसलिए इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। ये दक्षिणी भाग में है, इसलिए इसे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। इसके बाद 66.5 डिग्री से ध्रुव तक की स्थान को क्या कहेंगे? शीत कटिबंध कहेंगे। ये उत्तर में है उत्तरी शीत कटिबंध और ये दक्षिण में है दक्षिणी शीत कटिबंध। तो आशा करता हूं आपको ताप कटिबंध भी समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, वो है हमारी देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इनके बीच की दूरी होती है वो हमेशा घटती बढ़ती रहती है और इनकी जो लंबाई होती है वो समान रहती है। लेकिन हमने अभी अक्षांश रेखाएं देखी। अक्षांश रेखाओं में क्या होता है? अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है और जो लंबाई होती है वो घटती जाती है। तो इसके विपरीत है बिल्कुल देशांतर रेखा। इन्हें देशांतरीय यामोत्तर रेखाएं भी कहते हैं। अगर आपको लिखा मिल जाए देशांतरीय यामोत्तर क्या है, तो आप बताएंगे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतरीय रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, देशांतरीय यामोत्तर रेखाएं कहलाती हैं। ग्रीनविच नामक स्थान से एक रेखा गुजरती है, उसे क्या कहेंगे? 0 डिग्री देशांतर कहेंगे। यह भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यह आप मैप में देखिए, जैसे कि ये एक ध्रुव है उत्तरी ध्रुव, यहां पर एक ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं ये क्या है? देशांतरी रेखाएं हैं। और ग्रीनविच नामक स्थान से यहां से ग्रीनविच कहीं होगा, जिससे निकलने वाली रेखा क्या कहलाएगी? 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाएगी। 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे के विपरीत होती हैं और इसी को क्या कहेंगे? 0 डिग्री रेखा कहेंगे। ये 2 बराबर भागों में विभाजित करती है पृथ्वी को। ये इधर के भाग को क्या कहेंगे? पूर्वी भाग कहेंगे, इधर के भाग को पश्चिमी भाग कहेंगे। जिस प्रकार विषुवत रेखा उत्तरी और दक्षिणी भाग को विभाजित करती है, उसी प्रकार 0 डिग्री रेखा पूर्वी और पश्चिमी भाग को विभाजित करती है। तो आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं समझ में आ गई होंगी। मैप में देख लेते हैं। ये जो रेखाएं इस तरह से बनी हुई है, ध्रुवों को मिलाने वाली है, इसे क्या कहेंगे? इसे देशांतर रेखा कहेंगे। और विषुवत रेखा के समांतर जो रेखाएं खींची गई हैं इस तरह से, उन्हें क्या कहेंगे? अक्षांश रेखाएं कहेंगे। अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं, देशांतर और समय। समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? शुरुआत से समय का निर्धारण किया जाता था पृथ्वी और चंद्रमा के गति के आधार पर। आपने देखा होगा, चंद्रमा की गति को देखते हैं, चंद्रमा के आकार को देखते हैं और बताते हैं कि आज अमावस्या है, आज पूर्णिमा है। इस तरह से समय का निर्धारण किया जाता था। इसी प्रकार पूरे दिन के समय के निर्धारण को किस प्रकार देखते हैं? वो सूर्य के प्रकाश से देखते हैं। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का कोई एक क्षेत्र है जिस पर क्या करेंगे? एक
हम बांस खड़ा करेंगे तो इसकी क्या होगी, परछाई बनेगी। सूर्य ऊपर आता जाएगा और परछाई इसकी नीचे होती जाएगी। जब सूर्य यहां हो जाएगा तो इसकी परछाई बिल्कुल इसके नीचे बनेगी, तब हम क्या कहेंगे, ये दोपहर का समय है। तो इस तरह से भी सूर्य से समय का निर्धारण किया जाता था। अब हमने क्या करना शुरू कर दिया, जो ग्रीनविच से निकलने वाली यामोत्तर रेखा है उसे हम प्रमुख मानकर क्या करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं। इस मैप में देखिए, ये आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ग्रीनविच रेखा कहलाती है। ये कहां से, लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर निकलती है। तो ये 0 डिग्री रेखा है, इसे क्या कहेंगे, ग्रीनविच रेखा कहेंगे। और अगर मान लीजिए सूरज इधर की तरफ है और वो सूरज क्या करेगा, इधर की तरफ हमें दिखेगा, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। इस तरह से पृथ्वी घूम रही होगी। आप मैप को विजुलाइज करके देखिए, ये एक ग्लोब की तरह मानिए। आप इसमें देखिए, ये वाला मैप है, इसमें क्या है, पृथ्वी का ये केंद्र है और यहां से क्या कर रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ये सूर्य है, तो सबसे पहले सूर्य की किरणें यहां पड़ रही होंगी। थोड़ी देर बाद ये घूम के ये वाली जो रेखा है वो सूर्य के सामने आ जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, 12 बज जाएंगे और पहले यहां 12 बज रहे थे। तो ये दोनों पॉइंट अगर मान के चले, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, तो जब ए पर 12 बज रहे थे, यहां पर 12 जब बज रहे थे तो यहां पर कितने बज रहे होंगे, यहां पर थोड़ी देर बाद 12 बजेंगे। इसका मतलब आप मान के चलिए यहां पर सुबह के 6 बज रहे हैं। अगर सुबह के 6 बज रहे हैं, थोड़ी देर बाद 7 बजेंगे जब सूर्य यहां आ जाएगा, फिर 8 बजेंगे, 9, 10, 11 बजेंगे, यहां 12 बज जाएंगे। तो इस तरह से पृथ्वी घूम रही है। तो इस तरह से समय का निर्धारण किससे किया जाता है, देशांतर रेखाओं से किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण कैसे होता है। तो अब समय का निर्धारण इस तरह से देखिए, अलग अलग यामोत्तर पर समय क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पहले यहां पर 12 बज रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसे आगे बढ़ा समय और यहां पर 12 बज गए। यहां पर समय अलग अलग है ना, क्योंकि यहां पर पहले 12 बज रहे थे, तब यहां 6 बज रहे थे, तो शायद यहां पर रात के 12 बज रहे होंगे। तो इस तरह से हम पूरे समय का निर्धारण करते हैं। और एक देश में समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, एक देश की कोई रेखा को स्पेशल मान लिया जाता है, प्रमुख यामोत्तर रेखा मान लिया जाता है। जब इस रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होंगी, तब हम मानेंगे हमारे देश में 12 बज रहे हैं, और उसी प्रकार समय का निर्धारण आगे पीछे कर लिया जाता है। जैसे भारत की जो प्रमुख यामोत्तर रेखा है वो कौन सी है, मानक यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी रेखा क्या कहलाती है, भारत की यामोत्तर रेखा कहलाती है। जब समय का निर्धारण किया जाता है तो कैसे समय आगे बढ़ता है, जो देशांतर रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं 1 डिग्री के अंतर पर होती हैं। ठीक है, 1 डिग्री में क्या होता है और कितनी रेखाएं हैं, ये रेखाएं हैं 360, मतलब कि 24 घंटे में एक चक्कर जब पूरा किया जाता है पृथ्वी के द्वारा तो वो 360 डिग्री घूम जाती है। मतलब कि 1 घंटे में लगभग 15 डिग्री वो घूम जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर 15 डिग्री अगर सूर्य पृथ्वी घूमती है तो उसे घूमने में 1 घंटे का समय लगता है। इसीलिए इस तरह से जब निर्धारण किया जाता है तो हर 1 घंटे के बाद 15 डिग्री का अंतराल होता है। इसी तरह से अगर हम देखें कि यहां पर अगर 12 बज रहे होते हैं तो यहां पर आने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ता है, 82.5 तक आने के लिए हमें 5.5 घंटे ऐड करने होते हैं। ठीक है, और यहां पर इधर की तरफ जब जाएंगे तो इधर की तरफ क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा। आपको बस ये देखना है कि समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं से होता है। एक लाइन याद रखनी है, ये मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है और ये पूरी इंफॉर्मेशन हम दोबारा पढ़ेंगे अगली क्लास में। बहुत अच्छी तरह से पूरा एक चैप्टर है कि समय का निर्धारण और दिनांक का मतलब कि डेट का निर्धारण कैसे किया जाता है। ये पूरा चैप्टर एक 7th क्लास की एनसीईआरटी में है, तो उस समय पर हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये हमारा तीसरा चैप्टर है, पृथ्वी की गतियां। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती हैं, किस तरह की होती हैं, बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन हम लेंगे। तो यहाँ पर जो पृथ्वी की गतियां होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहली तो घूर्णन गति है और दूसरी है परिक्रमण गति। तो एक एक करके हम देखते हैं। घूर्णन गति क्या है, घूर्णन गति को जानने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए अक्ष क्या है। तो पृथ्वी का अक्ष मैं पहले आपको बता चुका हूं कि पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है उसे क्या कहेंगे, पृथ्वी का अक्ष कहेंगे। और ये क्या है, कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये देख लेते हैं इसका मैप।
देखिए इस मैप में आपको दिखाई दे रहा है, ये है कक्षीय समतल, ठीक है। और ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। इसको मिलाने वाली रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजर रही है, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पृथ्वी का अक्ष। और ये कितना कोण बना रहा है? 66.5 डिग्री का कोण बना रहा है। अब इस अक्ष के चारों ओर ही पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष को स्थिर रख के इसके चारों ओर घूमती है। तो इस गति को ही क्या कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। मतलब कि अपने अक्ष के चारों ओर एक लट्टू की तरह पृथ्वी घूम रही है, उसे क्या कहेंगे? उसकी घूर्णन गति कहेंगे। अब देखते हैं हम दूसरी वाली गति। दूसरी गति कौन सी है? परिक्रमण गति। परिक्रमण गति क्या होती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। और वो कैसे पथ पर परिक्रमा कर रही है? वो कर रही है दीर्घवृत्ताकार पथ पर। और दीर्घवृत्ताकार पथ के दो केंद्र होते हैं, एक केंद्र पर सूर्य है और पृथ्वी इस तरह से सूर्य का चक्कर लगा रही है। यहां पर अक्ष नहीं देखा जाता, यहां परिक्रमण पथ देखा जाता है और वो पृथ्वी के चारों ओर है दीर्घवृत्ताकार पथ। तो इस तरह की दो गतियां पृथ्वी की होती हैं और इन गतियों से कुछ कलाएं बनती हैं और उसके साथ साथ पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि होती है, उसके साथ साथ ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो धीरे धीरे करके हम इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो हम प्रदीप्ति व्रत के बारे में जान लेते हैं। एक टॉपिक है जो आपके एनसीईआरटी में है। तो प्रदीप्ति व्रत क्या होता है? पृथ्वी के दिन व रात को विभाजित करने वाला एक व्रत होता है, उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्ति व्रत कहेंगे। ये किस तरह से दिखाई देता है? ये एक मैप है, इसमें ये सूर्य है। सूर्य की जब किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो इस तरह से यहां तक सूर्य की किरणें पड़ रही होंगी। ये एक व्रत बनेगा जिसके एक तरफ तो दिन होगा और दूसरी तरफ रात्रि होगी। मतलब कि जिधर की तरफ सूर्य दिखाई दे रहा होगा उधर की तरफ हम दिन कहेंगे और इधर की तरफ जहां सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है वहां पर क्या कहेंगे? यहां रात्रि है। और इस व्रत को क्या कहेंगे? प्रदीप्ति व्रत कहेंगे। इस तरह से क्या होता है कि जब सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, वो देशांतर से हम देखते हैं, तो देशांतर और अक्षांश रेखाएं जब हम देखेंगे तो हम समय की भी गणना करेंगे। जैसे कि अभी यहां पर सूर्य की किरण बिल्कुल लंबवत पड़ रही है, तो यहां पर कितने बज रहे होंगे? यहां पर बज रहे होंगे 12, दोपहर के 12 बज रहे होंगे। और इस जगह पर इसके ठीक विपरीत 180 डिग्री अगर पीछे चले जाएं तो इसके ठीक विपरीत रात के 12 बज रहे होंगे और यहां पर सुबह के 6 बज रहे होंगे। और इसके ठीक विपरीत पीछे 180 पर पहुंच जाए तो शाम के 6 बज रहे होंगे। ठीक है, तो ये हम देखेंगे जब हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे। तो प्रदीप्ति व्रत क्या होता है ये हम अच्छी तरह से जान गए हैं। अब हम देखेंगे परिक्रमण गति। परिक्रमण गति के कुछ पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाली गति को क्या कहेंगे? परिक्रमण गति कहेंगे। यहां पर क्या होता है? जो कक्ष होता है उसे क्या कहेंगे? परिक्रमण पथ कहेंगे। सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, ये चक्कर पूरा करने को क्या कहेंगे? हम 1 वर्ष कहेंगे। और इस 1 वर्ष को हम किस भाग में बांटते हैं? ऋतुओं में बांटते हैं। जैसे कि सर्दी का अगर मौसम है, गर्मी का मौसम है, बसंत ऋतु है, बरसात ऋतु है। ठीक है, तो इस तरह की ऋतुओं में हम इसे विभाजित करते हैं। तो ऋतुओं में परिवर्तन किस तरह से होता है? परिक्रमण गति से होता है। और दिनों और रात में परिवर्तन किस तरह से होता है? वो होता है उसके घूर्णन गति से। तो याद रखना है, परिक्रमण गति से क्या होगा? ऋतुओं में परिवर्तन होगा और घूर्णन गति से क्या होगा? दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होगा। ठीक है, अब परिक्रमण गति का हम एक मैप देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी का मैप है। यहां पर ये सूर्य मध्य में दिखाया गया है, जबकि मैंने अभी बताया था सूर्य थोड़ा सा एक जो इसका केंद्र होता है वहां पर होता है। तो इस तरफ सूर्य होगा और यहां से ये दूरी थोड़ी ज्यादा होगी और ये दूरी थोड़ी कम होगी। ठीक है, तो सूर्य जब यहां पर होगा और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब परिक्रमा कर रही होगी तो क्या होता है? अभी मैंने बताया था प्रदीप्ति व्रत बनता है। तो प्रदीप्ति व्रत बनेगा और एक तरफ सूर्य की किरणें पड़ रही होंगी और दूसरी तरफ सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही होंगी। तो इससे ऋतुओं में परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम 22 दिसंबर की अगर बात करें तो सूर्य की किरणें सीधे मकर रेखा पर पड़ती हैं। पिछली क्लास में आपने कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा के बारे में जानकारी ली थी। तो इसमें अगर देखें यहां पर ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है और ये मकर रेखा है। जब पृथ्वी 22 दिसंबर में इस कला में होती है तो क्या होता है? सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है, जब मकर रेखा पर पड़ रही होगी तो सूर्य को क्या कहेंगे? ये दक्षिणी गोलार्ध में है। मैंने बताया था जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा 2 भागों में विभाजित करती है, एक उत्तरी गोलार्ध है और एक दक्षिणी गोलार्ध है। तो जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो उसे क्या कहेंगे? दक्षिणी
अयनांत कहेंगे। ठीक है, ये शब्द आपको याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे शब्द आ जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि आगे चल के क्या होगा, कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब इसके विपरीत जब यहां आ जाएंगे तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी। जब कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो क्या होगा, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में पहुंच गया। अब सूर्य की किरणें जब उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ रही हैं तो इसे क्या कहेंगे, उत्तरी अयनांत कहेंगे। दो स्थितियां विषुव की होती हैं। ठीक है, विषुव क्या होता है, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों ही पर समांतर पड़ रही हो, मतलब कि बिल्कुल एकदम लंबवत पड़ रही हो, तब क्या कहा जाएगा, उसे विषुव की स्थिति कही जाएगी। अब देखिए सूर्य इस तरह से है, एक बॉल की तरह लीजिए कि सूर्य यहां पर है और पृथ्वी ये है, तो पृथ्वी के सभी जगह पर सूर्य की किरणें बराबर पड़ रही होंगी और लंबवत पड़ रही होंगी। इधर की तरफ जब पहुंच जाएंगे तो पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, लेकिन यहां पर क्या होगा, इस जगह पर तो पूरी बराबर पड़ रही है, तो इस जगह जब बराबर पड़ती है तो ये विषुव की स्थिति होती है। और इसी प्रकार यहां पर भी ये देखिए आपका प्रदीप्ति व्रत है। ठीक है, तो इसके विपरीत जब विपरीत देखेंगे तो इधर रात्रि का समय है, आगे दिन होगा, तो उधर की तरफ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही होंगी। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाओं पर लंबवत पड़ रही होंगी, तो उसे क्या कहेंगे, विषुव की स्थिति कहेंगे। ये वर्ष में दो बार आती है, एक 21 मार्च को आती है और दूसरी आती है 23 सितंबर को। और इसी ऋतु को क्या कहेंगे, बसंत ऋतु कहेंगे। ठीक है, ये शरद ऋतु है, ये बसंत ऋतु है। और इसके बाद यहां पर जो ऋतु होगी वो वाली क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी दक्षिणी गोलार्ध में, और शीत ऋतु होगी उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि यहां पर दक्षिणी अयनांत पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं तो इधर गर्मी ज्यादा होगी। ठीक है, और यहां पर शीतकाल होगा। इसी के विपरीत अगर यहां पर देखें तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी, और इधर की तरफ क्या होगा, शीत ऋतु होगी। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु आप समझ पा रहे होंगे, और उसके साथ साथ जो बसंत ऋतु है वो भी आपने समझा है। तो इसके साथ ही ये अभी हमने जो पॉइंट देखे उन्हें थोड़ा सा हेडिंग में देख लेते हैं। पहले उत्तरी अयनांत देखेंगे, दक्षिणी अयनांत देखेंगे, विषुव देखेंगे। ठीक है, तो उत्तरी अयनांत क्या है, 21 जून को अभी मैंने बताया था, 21 जून को सूर्य की किरणें क्या होगी, उत्तरी गोलार्ध में होती है और ये कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, तो उसे क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य है और इसे कहेंगे उत्तरी अयनांत। और उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होंगी। अब देखिए दिन बड़ा और रातें छोटी कैसे हो रही हैं, अभी यहां पर ही समझ लीजिए। देखो दिन बड़ा ऐसे होगा, जब यहां पर सूर्य की किरण सीधी पड़ रही है तो क्या होगा, 12 घंटे का दिन इस जगह पर होगा। ठीक है, और यहां पर ये बहुत छोटा पॉइंट है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कितनी कम जगह है, यहां पर अगर दिखाई देगा तो यहां कम हो जाएगा और 10.5 घंटे का यहां पर दिन रहेगा। जब इसी के विपरीत अगर इधर देखा जाए तो यहां देखिए ये इतनी बड़ी जगह है, तो इस जगह पर क्या होगा, दिन बड़ा होगा और यहां पर क्या होगा, दिन छोटा हो जाएगा। तो इसी तरह से उत्तरी अयनांत और दक्षिणी अयनांत में दिन और रात की अवधि भी घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। अभी मैंने बताया था कि सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में होगा तो वहां पर सूर्य की किरणें सीधी प्राप्त होंगी, और जब सीधी प्राप्त होती हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। इसी के विपरीत अगर देखें दक्षिणी अयनांत, तो ये क्या होगा, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा, 22 दिसंबर को होता है, और मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, मतलब लंबवत पड़ती हैं, और यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होंगी। और यहां पर अगर पूछा जाए कि दक्षिणी अयनांत में जब सूर्य की किरण पड़ रही है, मतलब सूर्य की किरण दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ रही है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात की अवधि कैसी होगी, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होगा और रातें बड़ी होंगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर जो उत्तरी अयनांत में देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही होंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में रातें बड़ी होंगी और दिन छोटे होंगे। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है, आपको समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, दक्षिणी भाग में सूर्य की ऊष्मा अधिक प्राप्त होगी। अब ये आखिरी पॉइंट जो है विषुव, विषुव क्या होता है, एक वर्ष में दो बार हमें प्राप्त होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। यहां पर जो किरणें होती हैं वो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसके साथ साथ कर्क रेखा और मकर रेखा, अर्थात पूरी पृथ्वी पर ही सूर्य की किरणें समान प्राप्त होंगी। ठीक है, पूरी पृथ्वी पर ही दिन और रात की अवधि बराबर होगी, अर्थात एक वर्ष में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर दिन और रात की अवधि बराबर होती हैं, उसे क्या कहेंगे, विषुव कहेंगे। और दिन बड़ा रातें छोटी कब होंगी, जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें छोटी होंगी। जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें
छोटी होंगी। तो ये पॉइंट मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, मैं दोबारा इसे समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, ये हमारा चौथा चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे मानचित्र के बारे में। तो ये सबसे छोटा चैप्टर है और इसे बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे, जो भी एनसीईआरटी के बेस पे आपको सिलेबस दिया गया है। ठीक है, तो पृथ्वी का अध्ययन हम पढ़ते हैं। पृथ्वी का अध्ययन हम किससे करते हैं? दो तरह से करते हैं, एक तो ग्लोब द्वारा करते हैं और दूसरा मानचित्र के द्वारा करते हैं। तो तीसरा चैप्टर जब हमारा स्टार्ट हुआ था तो हमने क्या देखा था? पृथ्वी की परिक्रमण गति देखी थी। उसमें हमने पृथ्वी को गोलाकार माना था और कहा था ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तब हम जब कलाएं देख रहे थे कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें कहां पर लंबवत पड़ेंगी, तब हमने क्या क्या देखा था? अक्षांश रेखाएं देखी थी, देशांतर रेखाएं देखी थी, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इस तरह के ज्ञान हमने प्राप्त किए थे। तो वो किस तरह से हम प्राप्त कर रहे थे? वो हम पृथ्वी को गोलाकार मान के प्राप्त कर रहे थे। अब मैप में जब हम देख रहे हैं, यहां पर हमें दिखाई दे रहा है मानचित्र। तो मानचित्र और ग्लोब में अंतर क्या होता है, ये स्पष्ट तरीके से हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो एक एक करके पहले मैप देख लेते हैं। देखिए, ये ग्लोब है और ग्लोब में क्या होता है? ये एक स्टिक होती है पृथ्वी के अंदर, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक अंदर ही जा रही होती है और ग्लोब को इस तरह से हम घुमा सकते हैं। अब इस स्टिक को देख के आपको कुछ याद आ रहा है? मैंने एक परिभाषा बताई थी आपको अक्ष की। पृथ्वी का अक्ष क्या है? पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है, उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। और जो ये ग्लोब की स्टिक है वो भी तो अक्ष की तरह ही कार्य कर रही है। तो मतलब अगर पृथ्वी को इस स्टिक पर घुमाया जाए, मतलब ग्लोब को इस स्टिक पर घुमाया जाए, तो ये पृथ्वी की घूर्णन गति कहलाएगी। ठीक है, तो ग्लोब आप समझ गए, आपने ग्लोब देखा होगा। तो ये एक मैप है, मैप की तरह देखिए। और दूसरा है ये मानचित्र। मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है? अब देखिए, यहां पर जब ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब में इस जगह की जो दूरी है वो कम है, लेकिन मानचित्र में क्या किया जाता है? ग्लोब को काट के थोड़ा सा यहां पे विस्तारित किया जाता है। इस जगह पे विस्तारित कर दिया जाएगा और यहां से इस जगह पर विस्तारित कर दिया जाएगा और ये जगह थोड़ी सी कम कर दी जाती है, तब ये एक मानचित्र बनता है, 2D आकार का बनता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मानचित्र में क्या होता है। मानचित्र में जो भी हमारी दूरियां होती हैं वो घट बढ़ जाती हैं, अर्थात ग्लोब पर जो दूरियां होती हैं वो एक्यूरेट हम प्राप्त कर सकते हैं, जबकि मानचित्र से हम दूरियां एक्यूरेट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, यहां पर ये देशांतर रेखाएं हैं और आपको पता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, जब हम ध्रुवों पर जाते हैं तो ध्रुवों की तरफ जाते हुए बीच की दूरी कम होती जाती है, जबकि मानचित्र में ऐसा हमें बहुत कम दिखाई दे रहा है। और ग्लोब में अगर देखें तो हमें साफ तरीके से दिखाई दे रहा है कि ये जो रेखाएं हैं ये बिल्कुल यहां पर जाकर मिल रही हैं। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप कि दूरियां किस तरह से घट बढ़ जाती हैं। अब देखिए, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं ये भी देख लेते हैं। मानचित्र होते हैं हमारे 3 प्रकार के: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। तो एक एक करके हम इन सबके मैप देखते जाते हैं और उनके बारे में बताता जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम भौतिक मानचित्र देखते हैं। भौतिक मानचित्र क्या होता है? भौतिक मानचित्र में हम केवल वही जानकारी प्राप्त करेंगे जैसे पृथ्वी के भौगोलिक उच्चावच, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। और उच्चावच में क्या क्या आता है? पृथ्वी के जो पर्वत हैं, पठार हैं, नदियां हैं, ठीक है, इस तरह की जो चीजें हैं वो सब हम किस में देखेंगे? भौतिक मानचित्र में देखेंगे। दूसरा होता है हमारा राजनीतिक मानचित्र। अब राजनीतिक मानचित्र में राजनीति शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसे किस तरह से बांटा जाएगा। इसे बांटा जाएगा हमारे जो देश हैं, बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज जो सीमाएं होती हैं, देश की सीमाएं, उसके आधार पर बांटा जाएगा। जैसे कोई भी एक देश मान लीजिए, जैसे ये कनाडा है, ये भारत है, चाइना है, रसिया है, ठीक है, तो इस तरह से इन्हें देश को बांटा गया। अब देश में भी राज्य होते हैं, उन राज्यों को अलग बांटा जाता है। राज्य में नगर होते हैं, नगर में जो भी गांव होते हैं। तो इस तरह से जो बांटा जाता है मैप, उसे क्या कहा जाएगा? उसे राजनीतिक मानचित्र कहा जाएगा। तो ये सब हम जो भी जानकारियां हैं वो कहां पढ़ेंगे? राजनीतिक मानचित्र में पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा होता है थीमेटिक मानचित्र।
अब थीमेटिक मानचित्र जब हम देखते हैं तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे। थीमेटिक मानचित्र में आता है जैसे कि हमें कुछ विशेष प्रकार की अवस्थितियां देखनी हो, जैसे हमें सड़क का देखना हो कि सड़क कहाँ कहाँ पर है। जैसे हम गूगल मैप खोलते हैं ना, गूगल मैप में हमारी कोई भी हमें देखना है कि कोई डेस्टिनेशन है और वहां पर जाना है, तो वो सड़क दिखाएगा कि इस सड़क पे आपको जाना है। तो उस तरह का जो मैप होगा, या फिर दिखाया जाए कि वर्षा क्षेत्र कौन सा है, कि इस जगह पर ये जो डार्क क्षेत्र है यहां पर वर्षा ज्यादा होती है और ये वाला जो लाइट है यहां पर वर्षा कम होती है। तो इस तरह के जो मानचित्र होते हैं जिसमें कुछ विशेष अवस्थितियां दिखाई जाती हैं, उन्हें हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अब मानचित्र तो हमने देख लिए, मानचित्र के कुछ घटक होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो मानचित्र के कौन कौन से घटक हैं? 3 घटक हैं। पहला तो दूरी है, दूसरा दिशा है और तीसरा प्रतीक है। ये प्रतीक इस तरह से है, ठीक है। तीसरा प्रतीक है। तो आपको क्या क्या देखना है? देखिए दूरी, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि मानचित्र में दूरी, अभी इस जगह पे देख रहे थे हम, दूरी घट बढ़ जाती है। तो इस तरह की जो दूरियां हैं वो भी हम इसी मानचित्र में देखेंगे। दूसरा दिशा होती है। अब दिशा कैसे हम देखते हैं? दिशा हमने देखा होगा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, और उसके साथ ही जो उत्तर पूर्व होता है, दक्षिण पश्चिम होता है, तो ये भी हम दिशाएं देखेंगे। ओके। और उसके साथ साथ प्रतीक होते हैं। प्रतीक कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी आपके रूम में बड़ा मैप होगा, तो मैप के कोने पर कुछ प्रतीक बने होंगे, जैसे कि सड़क जैसा कुछ बना होगा, या इस तरह का बना होगा, ठीक है। ये पटरियों का आकार होगा, कुछ बाउंड्रीज होंगी इस तरह की, ठीक है। ये सड़क होगी, या फिर दूसरा क्या होगा, जैसे नदियां होगी, ब्लू कलर का ये होगा। तो ये क्या है? ये इस तरह के जो भी होते हैं ये प्रतीक होते हैं, जिससे क्या होता है वहां लिखना नहीं पड़ता है। मैप में कोने में प्रतीक बना दिए जाते हैं और उन प्रतीक की सहायता से हम मानचित्र में समझ पाते हैं कि जो भी ये चिन्ह बनाया गया है ये किसके बारे में दर्शाता है, और हम आसानी से उस मैप को पढ़ ले जाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं ये आपके घटक भी समझ में आ गए होंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है और इसमें कुछ भी ज्ञान लेने का नहीं है कि यूपीएससी के लेवल पर अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान है जो आपको देखना होगा, और कुछ भी हम सिलेबस छोड़ नहीं सकते हैं। 6th क्लास की एनसीईआरटी हमें पढ़नी थी, इस वजह से हमें ये चौथा चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब रेखा चित्र और खाका भी देख लेते हैं। रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने के बिना मापा जाता है। जैसे कि अगर आपसे अभी कह दिया जाए कि आप घर से स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल तक का जो भी मैप है वो आप अपने इस कागज पे उतार के दिखाइए। तो आप कहेंगे यहाँ पे जाते हैं, फिर इसके बाद हम दक्षिण में मुड़ते हैं, फिर इधर जाते हैं पूर्व में, फिर उत्तर जाते हैं, और ये हमारा स्कूल है। तो इस तरह का जो भी हम चित्र बनाते हैं उसे रेखा चित्र कहते हैं। खाका क्या होता है? छोटे से क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। कोई भी एक पटवारी है, ठीक है, तो उसमें खेत है, तो खेत का मानचित्र बनाया जाएगा और कहा जाएगा कि ये इस तरह से बांट दिया जाए जिससे हमें पता चल जाए ये खेत किस किस के हैं, ठीक है। ये बाउंड्री है वो किस किस की है, हमारा खेत किस किस की बाउंड्री से मैच करता है, तो वो बनाया जाएगा, वो एक खाका बनाया जाएगा। तो ये 2 शब्द और थे, वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आशा करता हूं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगला चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, तो उस चैप्टर को जरूर देखिए। ये वाला चैप्टर यहीं तक, चैप्टर 5 पर, और इसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, अर्थात हम परिमंडल के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। देखो मैंने पहले ही बताया था कि ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़े थोड़े शब्द हैं जो आपको पहले से पता होने चाहिए, क्योंकि 7th 8th 11th की एनसीईआरटी जब हम पढ़ेंगे तो इनका जिक्र हमारा आगे भी होगा। तो अभी से ही आपको थोड़ा सा ज्ञान होगा तो आप आसानी से उसे समझ सकेंगे। तो परिमंडल क्या है? परिमंडल है जहां पर हम रहते हैं, मतलब कि पृथ्वी पर हम रहते हैं, तो उसके चारों ओर का जो आवरण है उसमें क्या क्या है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमें पता है सबसे पहले तो कि पृथ्वी ही सौरमंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। और जीवन की संभावना कहां होती है? जहां पर भूमि हो, जल हो, हवा में ऑक्सीजन हो, तभी तो जीवन संभव होगा, ठीक है। तो ये सब पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अब एक एक करके हम इन सब के बारे में ही देखेंगे। जैसे कि भूमि है तो उसे भूमि मंडल देखेंगे, जल है जलमंडल देखेंगे, हवा है उसे वायुमंडल कहेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हम देखेंगे, ये सभी परिमंडल में आते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। भूमंडल, भूमंडल क्या है? पृथ्वी का एक ठोस भाग है, ठीक है।
पृथ्वी का ठोस भाग आप किस तरह से देखेंगे, आप आंखों से देखेंगे तो आपको महाद्वीप दिखाई देगा, द्वीप दिखाई देंगे, तो यही तो ठोस भाग आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। पृथ्वी का जो समुद्री भाग है, जैसे मैं ये मैप बनाऊं, ये हमारा समुद्र तल है और ये हमारी भूपर्पटी है, ये इस तरह से महाद्वीप कुछ होता है। ठीक है, तो ये जो भाग है, ये वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? ये जल स्तर से ढका हुआ भाग है और इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे समुद्री नितल। अर्थात अगर पानी को सुखा दिया जाए तो उसके नीचे भी तो भूमि प्राप्त होगी, तो वो भी भूमंडल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसके दो भाग होते हैं, कौन कौन सा? एक तो स्थलीय भूभाग जिसे महाद्वीप कहते हैं और दूसरा बड़े जलाशय जिसे क्या कहेंगे? महासागरीय बेसिन कहेंगे। अब देखिए ये बेसिन लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि महासागरीय बेसिन के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। जलमंडल में तो समुद्र आते हैं अर्थात महासागर आते हैं, जबकि महासागरीय नितल किस में आता है? भूमंडल में आता है। यहां पर ही जीवों के लिए क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। और ये भूपर्पटी किससे बनी होती है? चट्टानों से बनी होती है, मिट्टी की पतली परतों से बनी होती है। देखिए मिट्टी का 1 सेंटीमीटर भी बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, तो ये आसानी से नहीं बन गया है हमारा महाद्वीप, इसे बनने में बहुत टाइम लगा है। जो अभी बना हुआ है जिसमें जीवन की संभावना है, ये बहुत टाइम से बन रहा है और अब बनकर तैयार हुआ है। यहां पर कुछ फैक्ट भी है, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है। अभी मैंने जैसे ये मैप दिखाया था ना, तो ये समुद्र तल है, तो ये स्थल की ऊंचाई जैसे ये देखा जाएगा, इस पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो इस समुद्र तल से मापी जाएगी, अर्थात यहां से यहां तक मापी जाएगी। ये नहीं कि नितल से नापने लगे, समुद्र के नितल से नहीं नापी जाती है। ठीक है, तो हर एक चीज देखेंगे। जैसे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर है, ये समुद्र तल से ऊपर की ओर देखी जाएगी। और जो मेरियाना गर्त है जो 11,022 मीटर गहरा है, उसे समुद्र तल से नीचे की तरफ मापा जाएगा। तो इस तरह से ये ऊंचाइयां मापी जाती हैं और गहराइयां भी इसी तरह से मापी जाती हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम देखते हैं महाद्वीप। महाद्वीप अभी हमने बताया था। महाद्वीप क्या है? पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है, जिसमें क्या है? जल राशि द्वारा एक दूसरे से अलग किया गया है। जल राशि, अब जैसे हमने मैप देखा होगा पृथ्वी का, अभी मैप देखते हैं हम। जैसे कि ये है, तो ये प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है। ये क्या कर रहे हैं? ये बड़े बड़े जो महाद्वीपीय खंड है उन्हें अलग कर रहे हैं। जैसे अटलांटिक जो महासागर है वो क्या करता है? यूरोप अफ्रीका को उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि कैसे बड़े बड़े जलाशय होते हैं, जल राशियां होती हैं, वो महाद्वीपों को अलग करती हैं। तो 7 प्रमुख महाद्वीप कौन कौन से हैं? अगर इनके विस्तार के हिसाब से देखा जाए तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके बाद यूरोप, फिर अफ्रीका आता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये मैप में हम देख लेते हैं कहां कहां है। सबसे पहले तो ये है हमारा एशिया। ठीक है, ये हमारा एशिया है। उसके बाद ये अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। तो इस तरह से ये बड़े से छोटे स्तर पर अगर देखा जाए तो इस तरह से महाद्वीपों को बांटा गया है। 7 प्रमुख महाद्वीप है। ठीक है, और स्थल का बहुत बड़ा भाग क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है। जैसे कि आप देख रहे होंगे उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, हमने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि ये हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा से उत्तर की ओर यहां पर ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो आप देख रहे होंगे ये बहुत छोटा भाग यहां पर है, ये भी छोटा भाग है, ये छोटा भाग है, जबकि ये कितना विस्तृत भूखंड है जो कहां है? उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसके साथ साथ कुछ पॉइंट और है फैक्ट। स्थल संधि क्या होती है? स्थल का एक संकरा भाग है जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है। जैसे कि आपने यहां पर भी देखा होगा, ये यहां पर नाम सुना होगा आपने, जो क्या है? पाक जलडमरू मध्य है। वो क्या करता है? भारत को और श्रीलंका को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा। इसके साथ साथ जल संधि, ये भी इसी तरह से होती है। जल का संकरा भाग है जो 2 जलीय भागों को जोड़ता है। तो आपको नाम बताना है, मैं जगह बताता हूं। ये देखिए, ये इस जगह पर एक
जल संधि है उसका नाम क्या है, यहां पर भी एक जल संधि है, उसका नाम क्या है, इंटरनेट पर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको कैसे डालना है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच कौन सी जल संधि है और यूरोप तथा अफ्रीका के बीच कौन सी जल संधि है, ये आपको नाम इंटरनेट पर मिल जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा आपको देखना होगा। अब देखते हैं जलमंडल। जलमंडल क्या है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर 71% जल और 29% क्या है, महाद्वीपीय भाग है। ठीक है, तो महाद्वीपीय भाग तो हम पढ़ चुके। अब 71% जल की भी बात करते हैं। ये जलमंडल कौन कौन से हैं, क्या क्या आता है इसमें, एक तो सागर आता है, महासागर, नदियां, झीलें, हिमानियां, भूमिगत जल और जल वाष्प। देखिए याद रखिए, इसमें भूमिगत जल को भी शामिल किया गया है। जैसे आपने हैंडपंप से या समर से पानी निकालते होंगे तो वो भूमिगत जल कहलाता है। और उसके साथ साथ जल वाष्प, जो वायुमंडल में भी जल वाष्प पाई जाती है, उसे भी किसमें शामिल किया जाएगा, जलमंडल में शामिल किया जाएगा। ठीक है, महासागर देख लेते हैं, कौन कौन से महासागर है, 5 प्रमुख महासागर है जो आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, महासागरीय जल हमेशा क्या होता है, गतिशील रहता है, स्थिर जल नहीं आपको प्राप्त होगा महासागरीय जल में। ठीक है, अगर आप अभी आपसे कह दिया जाए कि बताइए महासागर, तो अभी हमने बताया था कि झील है, इस झील का पानी तो रुका हुआ है, तो क्या किया जाएगा, इसे माना जाएगा क्या, नहीं, इसे नहीं। महासागर, महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है और इसमें कौन कौन सी गतियां होती हैं, 3 प्रकार की गतियां होती हैं। ये अलग अलग चैप्टर बन जाएंगे 11th में आपके। ठीक है, पहला क्या है, तरंगे हैं, जो आपने देखा होगा महासागर में इस तरह से तरंगे चलती रहती हैं और यहाँ पर जो समुद्र के किनारे पर आकर जो ये बीच होता है वहां पर आकर फिर से वापस लौट जाती हैं, तो तरंगे कहेंगे। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा क्या होता है, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की जो आकर्षण शक्तियां हैं, मतलब गुरुत्वाकर्षण जो बल है, उसके कारण क्या होता है, ज्वार भाटा का निर्माण होता है। ठीक है, महासागरीय जलधाराएं। अब महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं, जो महासागर होता है, ये महासागर है और इस महासागर में क्या हो रहा है कि पहले तो कुछ जलधाराएं हैं, जैसे कि ये यहाँ पर क्या है, यहाँ विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर सबसे अधिक गर्मी होती है, लेकिन पृथ्वी में जो महासागरीय बेसिन में कुछ जलधाराएं चल रही हैं जो एक निश्चित पथ पर चलती रहती हैं, वो क्या करती हैं कि ठंडे जल से क्या करेंगी, गर्म जल की ओर जाएंगी और गर्म जल से किसकी ओर जाएंगी, ठंडे जल की ओर जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह की जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो निश्चित पथ पर चलती रहती हैं, उन्हें भी हम पढ़ेंगे। ठीक, महासागर की ये सारी बातें तो हमने देख ली। महासागर के नाम नहीं देखे, तो 5 प्रमुख महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ये आपको देखने हैं मैप में फिर से। प्रशांत महासागर ये है, अटलांटिक महासागर ये है, आर्कटिक महासागर ये है, दक्षिणी महासागर यहाँ पर है, हिंद महासागर ये है। तो 5 प्रमुख महासागर इस तरह से हमें देखने हैं। तो मैप का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से करना है, मैप को भी आपको साथ साथ देखते जाना है। अब हम महाद्वीपीय भाग और महासागरीय भाग तो देख चुके हैं, उसके साथ साथ अब हम देखेंगे वायुमंडल, जो तीसरा हमारा पॉइंट था वायुमंडल। इसमें क्या है, पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, पतली गैस की परतें होती हैं, जिसे क्या कहेंगे, वायुमंडल कहेंगे। इस वायुमंडल में ही क्या होता है, जलवाष्प होती है, जो जलमंडल के अंतर्गत आती है। ठीक है, वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, बाह्य वायुमंडल है और बहिर्मंडल है। तो इसे मैप में देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये क्षोभ मंडल है, ठीक, ये समताप मंडल है। अब याद रखिए समताप मंडल में ओजोन की परत होती है। अभी 6th क्लास की एनसीईआरटी है तो इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं देंगे हम। ये मध्य मंडल है, ताप मंडल है और उसके साथ साथ क्या है, ये बाह्य वायुमंडल है, मतलब कि बहिर्मंडल या बाह्य वायुमंडल, इस तरह से इसे लिखा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, कहीं कहीं ताप मंडल कहा जाएगा, बाह्य मंडल आयन मंडल कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के नाम आपको याद रखने हैं। अब कुछ फैक्ट है, जैसे वायु की दिशा क्या होगी, वायु की दिशा हमेशा उच्च दाब से, जहां पर बहुत ज्यादा दाब होगा वहां से कहां पर जाएगी, वायु कम दाब की ओर जाएगी। आपने देखा होगा जब हम क्या करते हैं, जब हम एक टायर में हवा भरते हैं तो जब पंप को चलाते हैं तो पंप में क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। जब प्रेशर बढ़ता है तो वो कहां जाती है, हवा जाती है टायर में। तो इस तरह से ही हवा की गति होती है, मतलब वायु की गति होती है। गतिशील वायु को ही क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। अब आगे क्या है, जीव मंडल। जीव मंडल में क्या होता है, जीव मंडल स्थल, जल और वायु के मध्य की जो सीमित स्थान है, वायु के मध्य का जो सीमित स्थान है जहां जीवन संभव है। अभी हमने बताया था कि
पूरी पृथ्वी पर जीवन संभव है, लेकिन पृथ्वी में भी कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहां पर जीवन की संभावनाएं नहीं हो सकती हैं, बहुत ही जटिल जीवन होता है, तो वहां की जनसंख्या बहुत कम होती है। जहां आसान जीवन होगा वहां पर जनसंख्या बहुत अधिक होती है। तो दो भाग होते हैं जीव मंडल के, जंतु जगत और पादप जगत। मतलब कि जंतु जगत में कौन आते हैं, जैसे हम इंसान हैं, जानवर हैं, वो आएंगे। पादप जगत में कौन आएगा, जैसे पेड़ पौधे हैं, वो आएंगे। जीव मंडल का विकास कैसे होता है, पृथ्वी के जो 3 मंडल हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों ही मंडल आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते रहते हैं। जब क्रिया होती है तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां पर मानव जीवन संभव हो सकता है या पादप जीवन संभव हो सकता है, जंतु जगत वहां पर आ सकते हैं। तो इस तरह के मंडल को क्या कहेंगे, हम जीव मंडल कहेंगे, और ये आपस में क्या करते रहते हैं, क्रिया करते रहते हैं। तो ये चैप्टर बस इतना ही है। इसमें भी हमने बहुत छोटे छोटे बारीक पॉइंट देखे, जैसे हमने जान लिया कि वायुमंडल में कितने घटक होते हैं, या जो जलवाष्प होती है वो जलमंडल का ही भाग है, वो वायुमंडल में नहीं आती है। तो इस तरह के जो पॉइंट है वो हमने इस वाले चैप्टर में देखे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत विस्तार से आपको बताया जाएगा। 6वें चैप्टर पर पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। स्थल स्वरूप क्या होते हैं, जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो पूरी पृथ्वी एक समान नहीं है, कहीं पर ये उभरी हुई है, कहीं पर यहाँ पर गर्त है, कहीं पर समुद्र तल है, समुद्र नितल में अंदर गर्त है। तो इस तरह की हमारी पृथ्वी है, एक समान नहीं है। तो वो जो रूप बनता है पृथ्वी का, उसे ही स्थल रूप कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं। स्थल रूप कितने हैं, अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। आप देखिए कोई सा भी एक स्थल मान लीजिए, ये है, कोई ये है, कहीं पर ये पठार है, कहीं पर झील है, कहीं पर नदियां बह रही हैं। तो अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं, कोई एक प्रकार के स्थल रूप नहीं है। कहीं पर तो क्या है, कुछ ऊंचे भाग हैं और कुछ समतल भाग हैं। जैसे कि रेगिस्तान को अगर देखा जाए तो रेगिस्तान कैसा है, समतल भाग है। अगर हिमालय को देखा जाए तो हिमालय क्या है, ऊंचा भाग है। इसी तरह से अगर पठार देखा जाए, ठीक है, तो ये ऊंचे भाग है। तो इस तरह के ये कई प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। स्थल रूप के बनने की प्रक्रियाएं क्या हैं, 2 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो आंतरिक प्रक्रिया होती है और एक बाह्य प्रक्रिया होती है। तो हम इन दोनों को बहुत विस्तार से देखने वाले हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले स्थल रूप कौन कौन से हैं हमारी पृथ्वी पे। देखिए ये आपको पर्वत दिखाई दे रहा होगा, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कई पर्वत हैं ये यहाँ पे इस तरह से पर्वत श्रेणियां या श्रृंखलाएं, ठीक है। ये पठार आपको थोड़ा सा ऊंचा भाग दिखाई दे रहा होगा, उसके साथ ये झील दिखाई दे रही है, ये नदियां हैं, सहायक नदी है दूसरी, ये मैदान है, वितरिका है, डेल्टा, नदी मुख है, प्रायद्वीप है। तो इस तरह के ये क्या है, ये स्थल रूप है, ठीक है। तो अभी हमने बताया था कि हम इन्हें आंतरिक प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रिया देखेंगे। तो आंतरिक प्रक्रिया क्या है, जब हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो भी स्थल रूप है वो स्थल रूप एक जगह स्थित नहीं है। इनमें क्या हो रहा है, इनमें गति हो रही है। तो गति के साथ क्या होता है, जो महाद्वीप होते हैं, महाद्वीप के जो खंड है वो प्लेटों पर है, और ये प्लेटें क्या कर रही हैं, गति कर रही हैं। और गति करने के साथ साथ जो संवहनीय धाराएं बहती हैं, अभी इसके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं लेनी है, आपको बस याद रखना है संवहनीय धाराएं जो बहती हैं उससे क्या होता है, प्लेटों में गति होती है। और प्लेटों में गति के कारण क्या होता है, आंतरिक बल लगता है, और उस आंतरिक बल से क्या होता है, प्रक्रियाएं होती हैं, जो प्रक्रियाएं क्या करती हैं, स्थल रूपों का निर्माण करती हैं। पृथ्वी के अंदर लगातार गति बनी हुई है, और गति के कारण क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर बल लगता है। सतह पर लगने वाले आंतरिक बल से भूमि कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं नीचे धंस जाती है। अब देखिए ये कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक बलित पर्वत है, ठीक है, ये एक बलित पर्वत है, और कहां पर है ये भारत के ही आगे मान लेते हैं, जैसे हिमालय का बलित पर्वत है। वो क्या कर रहा है, वो एशिया की प्लेट से टकरा रहा है। टकराने के बाद क्या हो रहा है, ये इसमें उत्थान हो रहा है और बलित पर्वत का निर्माण हो रहा है। तो ये प्रक्रिया क्या है, आंतरिक प्रक्रिया ही तो है, और उससे क्या हो रहा है, बलन पड़ रहा है, और बलन पड़ने से पर्वत का निर्माण हो रहा है। और इसी तरह से स्थल रूपों का निर्माण आंतरिक प्रक्रिया से होता है, ठीक है। अब बाह्य प्रक्रिया देख लेते हैं। बाह्य प्रक्रिया में भी स्थल खंडों का लगातार बनना और टूटना
बना रहता है। अब आंतरिक क्रिया से क्या हो रहा था, स्थलखंड ऊपर उठ रहे थे, नीचे धंस रहे थे, और बाह्य क्रिया से भी कुछ इसी प्रकार का होगा। जैसे कि एक स्थल रूप हम देख लेते हैं, ये है एक पर्वत। अब पर्वत पर जब हवा चल रही है, हवा चलने से क्या होगा, ये जो परत होगी वो घिसने लगेगी, और कुछ दिनों बाद जलवायु और वर्षा, जिसके कारण क्या होगा, ये जो चट्टान है वो टूट टूट कर यहां पर बिखर जाएगी, और ये एक छोटा पार्ट रह जाएगा। जब बिखर जाएगी तो बिखरने के बाद क्या होगा, इसे निक्षेपण कहते हैं। जब बिखरने के बाद ये फिर से जम जाएगी तो दूसरा स्थल रूप बनकर तैयार हो जाएगा। तो अपर्दन क्या होता है, अपर्दन वह प्रक्रिया है जिससे चट्टानों का क्या होगा, विखंडन होगा। विखंडन किससे होता है, जब मौसम में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, यहां पर जो जल है, जैसे कि अभी ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में क्या है, ये एक चट्टान है, इस चट्टान के अंदर यहां पर ये जल भर गया, यहां पर जल भर गया। जल भरने से क्या हुआ, अभी तो यहां पर ग्रीष्म ऋतु है, लेकिन क्या होगा, शीत ऋतु जब आएगी तो ये जल क्या होगा, बर्फ में बदलेगा। बर्फ में बदलेगा तो क्या होगा, इसमें विस्तार होगा। आपको पता होगा जब जल बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, तो बढ़ने से क्या होगा, ये दबाव डालेगा, और दबाव डालने से क्या होगा, ये जो चट्टान होगी वो टूट के बिखर जाएगी। तो इस तरह से इसका विखंडन चलता रहता है, और विखंडन होने के बाद क्या होगा, अपर्दन होगा, और अपर्दित पदार्थ है वो पदार्थ निक्षेपित होंगे, और निक्षेपण से जमाव होगा, जमाव होकर दूसरा स्थल रूप बन जाएगा। तो अपर्दन और निक्षेपण आप समझ गए होंगे। अब हम अगले पॉइंट में स्थलों का वर्गीकरण देखेंगे, उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर। तो इसका किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है, पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत क्या होंगे, बहुत ऊंचे भाग होंगे, और उसके बाद पठार क्या होगा, छोटा भाग होगा लेकिन मैदान से ऊंचा होगा। ये मैदान होगा, ये पठार होगा, और ये पर्वत होगा। पर्वत क्या होते हैं, पर्वत शिखर पर बहुत पतले होते हैं, और इनका जो बेस होता है वो बहुत बड़ा होता है। पठार में क्या है, पठार में ये जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा खड़ा हुआ ढाल होता है। यहाँ पर ढाल इतना खड़ा नहीं है, जबकि पठार में ढाल खड़ा होता है, और इनकी ऊंचाई पर्वत से कम होती है, ठीक है। और इनका जो शिखर होता है वो चौड़ा होता है, आधार के साथ साथ शिखर भी चौड़ा होता है, जबकि पर्वतों में क्या होगा, शिखर पतला होगा और आधार चौड़ा होगा। तो एक एक करके हम इनके बारे में देख लेते हैं। पर्वत क्या है, पृथ्वी के सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। इनका शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है, और शिखर का तापमान बहुत कम हो जाता है, जिससे वहां पर बर्फ जम जाती है। अगर आप हिमालय पर्वत पर जाएंगे, ओली घूमने जाएंगे, या शिमला मनाली घूमने जाएंगे, तो वहां पर क्या देखेंगे, वहां पर बर्फ देखेंगे। उसी जगह पर बर्फ क्यों पाई जाती है, क्योंकि इनके शिखर बहुत ऊंचे होते हैं, और ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आ जाती है, जिससे वहां पर बर्फ जम जाती है, ठीक है। और कुछ पर्वतों से क्या होगा, जब यहां पर ये बर्फ जम जाएगी, बर्फ जम के क्या होगा, वो बर्फ गलने लगेगी और थोड़ी थोड़ी बहने लगेगी। जब ये बहने लगती है नदियों की तरह, उसे क्या कहेंगे, हिमानी कहेंगे, ठीक है। बर्फ की जो नदियां बहती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हिमानी कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे पर्वत एक रेखा के रूप में भी विकसित हो सकता है, और उसे क्या कहेंगे, श्रृंखला कहेंगे। अभी हमने दिखाया था आपको मैप में, इस जगह दिखाते हैं। देखिए ये पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। पर्वत श्रृंखला कैसे है, जैसे एक पर्वत ये है, अगला पर्वत ये है, अगला ये है, तो ये एक श्रेणी बना रहे हैं ना पर्वत, ठीक है। केवल एक ही पर्वत, अब यहाँ पे पर्वत, ये एक ही पर्वत है, एक पर्वत को जब देखेंगे तो उसे पर्वत कहेंगे, और पर्वत श्रृंखला में क्या होगा, श्रेणी बनती जाती है। जैसे अगर हिमालय पर्वत की हम बात करें तो वो कहाँ है, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक यहां पे पर्वत हिमालय पर्वत है, ठीक है। तो ये क्या है, पर्वत श्रेणियां भी हैं इसमें। तो इस तरह की पर्वत श्रृंखलाएं बनती हैं। और पर्वत के कितने प्रकार हैं, पर्वत के 3 प्रकार हैं। एक बलित पर्वत है, दूसरा भ्रंशोत पर्वत है, और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। बलित पर्वत अभी मैंने बताया था, इसका सबसे अच्छा उदाहरण हिमालय है, ठीक है। नवीन बलित पर्वत है, और हिमालय का निर्माण कैसे हो रहा है, जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, तो उससे क्या हो रहा है, आंतरिक दबाव पड़ रहा है, और दबाव पड़ने से ये यहां पर बलन हो रहा है, और बलन से क्या हो रहा है, बलित पर्वत का निर्माण अर्थात हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा है, और लगातार इसकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। भ्रंशोत पर्वत क्या होते हैं, देखिए ये एक समतल भाग है, ठीक है। इसे ऊंचा उठा हुआ या तो हम पठार मान सकते हैं, या फिर समतल भाग भी मान सकते हैं, लेकिन क्या होता है, संपीड़न दबाव के कारण ये वाला जो पार्ट है वो नीचे धंस जाएगा, ठीक।
ये पार्ट नीचे धंस गया और ये पार्ट ऊपर रह गया। जब ऊपर रह जाता है तो ये किस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। जब ये दिखाई देगा तो ये क्या बनेगा, ये जो नीचे पार्ट हो गया इसे हम द्रोणी कहेंगे और इसे क्या कहेंगे, उत्खंड कहेंगे। मतलब उठा हुआ भाग है उसे क्या कहेंगे, उत्खंड कहेंगे, और नीचे जो धंस गया उसे क्या कहेंगे, हम द्रोणी कहेंगे। तो इस तरह के ही जो पर्वत का निर्माण होता है, देखिए ये एक ऊंचा भाग रह गया और ये एक छोटा पर्वत होगा, इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होगी लेकिन फिर भी इसकी ऊंचाई आसपास के क्षेत्र से अधिक होगी, जिसे पर्वत कहेंगे। उस पर्वत का क्या नाम है, भ्रंशोत पर्वत है। तीसरा पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं, जब आंतरिक मैग्मा सतह को तोड़कर ऊपर निकलेगा, ऊपर निकलने के बाद पहले तो यहां पे ये तोड़ेगा और मैग्मा जब ऊपर आएगा तो बहुत विस्तार से अपने अंदर से मलबा लेकर आएगा और मलबा का क्या होगा, यहां पर ही जमाव हो जाएगा। जमाव हो जाएगा तो ऊपर क्या बन जाएगा, क्रेटर बन जाएगा और नीचे मलबा जम जाएगा। इसी मलबे से क्या होगा, एक पर्वत नुमा आकृति बन जाएगी, जिसे क्या कहेंगे, ज्वालामुखी पर्वत कहेंगे। तो इन सब के उदाहरण आपको इंटरनेट पर तलाशने हैं। क्या करना है, बलित पर्वत डालना है और बलित पर्वत के उदाहरण देखने हैं, जैसे हिमालय पर्वत है, भ्रंशोत पर्वत देखने हैं, उसी प्रकार ज्वालामुखी पर्वत जैसे किलिमंजारो है। तो इस तरह के आपको उदाहरण देखने हैं। ये मैप वाले सेक्शन में हम करवाएंगे लेकिन आपको इंटरनेट का प्रयोग करना है। तो देखिए ये उत्खंड और द्रोणी हमने अभी बता ही दिया। क्या होगा, ये वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा और ये नीचे चले जाएंगे, तो इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें द्रोणी कहेंगे और ये ऊपर उठे हुए भाग को उत्खंड कहेंगे। इन्हीं पर्वत को क्या कहेंगे, हम भ्रंशोत पर्वत कहेंगे। अब हम देखते हैं अगला सेगमेंट, पठार। ठीक है, पठार क्या है, उठी हुई सपाट भूमि। अभी हमने कहा था इसका का जो ढलान होंगे वो खड़े हुए होंगे और ऊपर जो शिखर होगा वो क्या होगा, चौड़ा होगा, सपाट भूमि होगी, जिन्हें क्या कहेंगे, पठार कहेंगे। पठार में खनिजों की मात्रा अधिक होती है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पठार में ही खनिज अधिक क्यों पाए जाते हैं। देखिए पठार का निर्माण होता है ज्वालामुखी के उद्भेदन से। ज्वालामुखी से मैग्मा का निकास होगा, मैग्मा जब निकल के क्या होगा, पूरी पृथ्वी पर फैलेगा। जब फैलेगा मैग्मा तो इसमें मैग्मा में क्या आएगा, मैग्मा में कई प्रकार के खनिज होंगे और वो खनिज क्या हो जाएंगे, पृथ्वी पर सतह पर आ जाएंगे और सतह पर क्या होगा, पठार का निर्माण होगा। और वही पठार जब मैग्मा जम के जो पठार बन जाता है तो उसमें क्या हो जाएंगे, खनिज प्राप्त होंगे। तो इसीलिए पठारों में खनिजों की मात्रा अधिक होती है और जलप्रपात की उपस्थिति भी होती है। जलप्रपात कैसे बनेंगे, ये एक चट्टान है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये इस तरह से एक चट्टान है और ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को क्या कहेंगे, इस एरिया को कम कठोर कहेंगे। मतलब चट्टान ये भी है लेकिन इसे आसानी से काटा जा सकता है और ये कठोर चट्टान है। ठीक है, जब ये कठोर चट्टान है, ऊपर से नदी बह रही है तो क्या करेगी, नदी का पानी इसे धीरे धीरे करके काट देगा और काटने के बाद इतना जब ये कट जाएगा तो ऊपर से पानी लगातार डायरेक्ट नीचे गिरने लगेगा। तो इसे ही हम जलप्रपात कहते हैं। और ये कठोर चट्टान है, ये वाली चट्टान तो कट नहीं पाएगी। ठीक, तो यहां से पानी डायरेक्ट नीचे गिरने लगेगा, इस चट्टान को वो काट देगी और यहां से पानी बहने लगेगा। तो इस तरह के जो आकृति बनती है, मतलब जो स्थल स्वरूप बनता है, तो उसे क्या कहेंगे, जलप्रपात कहेंगे। और जलप्रपात कहां पर पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं पठारों में। ठीक है, मैदान भी देख लेते हैं। मैदान क्या है, समतल भूमि है, अभी हमने बताया था बिल्कुल समतल भूमि है, इसमें ऊंचाई नहीं होती है और बहुत दूर जाने पर इनमें जो कोणीय विस्तार होता है, मतलब कि अगर देखा जाए कि अगर ये कोण बन रहा है तो ये 90 डिग्री ही रहेगा लास्ट तक, इसमें मुश्किल से 1 डिग्री का अंतर होगा। मतलब इसमें जो ढलान होगा वो बहुत कम होगा, 1 डिग्री का ढलान होगा। ठीक है, तो इस तरह के समतल होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अधिकांश मैदान क्या है, नदियों द्वारा बनाए जाते हैं। नदियों द्वारा कैसे बनाए जाते हैं, नवीन बलित पर्वत होते हैं, उन पे क्या होगा, हिमानियां बह रही होंगी और वो क्या करेंगी, नीचे आके नदी का जल जब बहेगा तो ये अपर्दित जो पदार्थ है, नवीन बलित पर्वत है तो वहां पर चट्टानें कैसी होंगी, वहां पर कोमल चट्टानें होंगी और वो आसानी से जल के द्वारा काटी जा सकती हैं। और काटने के बाद क्या करेंगी, बहुत ज्यादा अवसाद लेकर आती हैं और वो जो समतल एरिया है उस एरिया में वो छोड़ जाती हैं और आगे जल बढ़ जाता है। जब ये छूटा हुआ मलबा होता है, अर्थात जो अपर्दित भाग होता है, वो यहाँ जम जाता है और जमकर क्या बनाता है, समतल मैदान का निर्माण करता है। और ये मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि ये जो
मलबों से बने होते हैं, अपरदित पदार्थों से बने होते हैं और यहाँ पर परिवहन आसान होता है, जिसकी वजह से जनसंख्या निवास अधिक होता है। जनसंख्या का निवास कहाँ होगा? जहां पर बहुत अच्छे संसाधन होंगे, परिवहन की सुविधाएं अधिक होंगी और उपजाऊ भूमि होगी, तब वहीं पर तो जनसंख्या अधिक होगी। तो इस वजह से मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अब देखिए, जब हम हिमालय पे देखेंगे तो हिमालय पे जनसंख्या बहुत कम होगी। नीचे उतर कर आएंगे हम तो क्या देखेंगे, जो दिल्ली वाला एरिया है, उत्तर प्रदेश और बिहार वाला एरिया है, यहाँ पर क्या है, यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है। तो इस तरह से हमने मैदान को भी देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, स्थल रूप एवं लोग। लोग क्या होंगे? लोग बस्ती बनाकर रहते हैं तो वो क्या करते हैं, स्थल रूप की भिन्नताओं के अनुरूप ही वो अपनी बस्ती बनाकर रहेंगे। जैसे कि अगर हिमालय पर्वत पर कोई रह रहा है तो हिमालय पर्वत पर अलग बस्ती होगी, और जो दिल्ली में रह रहा है या उत्तर प्रदेश में रह रहा है उसकी अलग बस्ती होगी। या फिर जो असम वाले एरिया में रह रहा है तो वहां पर अलग प्रकार के वो घर बनाकर रहेंगे और जीवन यापन करेंगे। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, स्थल रूप में लोगों का निवास कैसा होता है। ये 8th क्लास के एनसीईआरटी में एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसे बहुत अच्छी तरह से हम देखेंगे। ये हमारा 7वां चैप्टर है, हमारा देश भारत। तो इसमें भारत की हम प्राकृतिक विशेषताएं देखेंगे। इसमें हम राजनीतिक विशेषता नहीं देखेंगे, अर्थात जो राजनीतिक मानचित्र होता है उसके बारे में ज्यादा नहीं देखेंगे। हम भौगोलिक विशेषता है, प्राकृतिक विशेषता है, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल, और उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है इसका, 3200 किलोमीटर है, और पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है इसका, 2900 किलोमीटर है। तो इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। भारत सबसे पहले तो उत्तरी गोलार्ध में है। अब देखिए, उत्तरी गोलार्ध मैंने बताया था आपको, उत्तरी गोलार्ध कहाँ है, जब हम ऐसे पृथ्वी बनाते हैं तो पृथ्वी पर ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके उत्तर में जो भाग है उसे उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और दक्षिण में जो भाग है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। तो भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। और इसके साथ साथ अगर देशांतर रेखा के बारे में देखें हम तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और 0 डिग्री के इधर ये पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है। तो भारत की अवस्थिति पूर्व में है। मतलब कि अगर पूरा देखा जाए तो उत्तर दक्षिण में भारत कहां पर आता है, उत्तर में आता है, और पूर्व पश्चिम में भारत पूर्व में आता है। तो भारत की जो भौगोलिक अवस्थिति है वो उत्तर पूर्व है। ठीक है, आपको याद रखना है भारत की भौगोलिक स्थिति उत्तर पूर्व में है। जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा होती है, वो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। और यदि हम देशांतर रेखा की बात करें तो 82.5 डिग्री जो रेखा है पूर्वी देशांतर रेखा, वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो इसकी जो दक्षिण से उत्तर की ओर जो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है वो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। मतलब 8 डिग्री यहां से शुरू होगा और यहां से 37 डिग्री तक भारत का विस्तार है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है इसका, अगर इधर इधर देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट इसका पूर्वी विस्तार है। तो यहां से अब ये क्या कहा जाएगा, इधर तो उत्तर कहा जाएगा, ये भी उत्तर है, और ये पूर्व है, ये भी पूर्व है। तो भारत की भौगोलिक अवस्थिति कैसी है, उत्तर पूर्व में है। 8 से 37, 68 से 97। और इतना ही आपको याद रखना है, ज्यादा नहीं, 4 मिनट, और ये पीसीएस में ज्यादातर आ जाता है। अगर रटना भी है आपको तो कैसे रटना है, 8 से 37 उत्तरी है, ठीक है, 68 से 97 पूर्वी है। ठीक, अब देखिए 4, 6, 7, 25 ये हमारे क्रम में लगा हुआ है। तो इसी तरह से क्रम में इसे लगाते जाइए, यहाँ 4 लगा दीजिए, यहाँ 6 लगा दीजिए, यहाँ 7 लगा दीजिए, यहाँ 25 लगा दीजिए। तो इस तरह से इसकी भौगोलिक अवस्थिति हम देखते हैं। तो मैप में देख लेते हैं भौगोलिक अवस्थिति क्या है। देखिए यहाँ पर ये जो है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये 3200 किलोमीटर है। और ये अगर यहाँ से देखा जाए, कच्छ से देखा जाए, गुजरात के कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक देखा जाए तो ये 2900 किलोमीटर है। यहाँ 68
डिग्री 7 मिनट है और यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी विस्तार है। अगर उत्तरी दक्षिणी विस्तार देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट तक इसका उत्तरी दक्षिणी विस्तार है। जो 82.5 डिग्री है ये यहाँ से ये वाला जो एरिया है इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री। इसे हम मानक रेखा कहेंगे और इसी से ही हम क्या करते हैं, हम भारत के समय की गणना करते हैं। और ये जो रेखा है ये रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है अर्थात कर्क रेखा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कर्क रेखा 23.5 डिग्री लगभग मध्य से होकर गुजरती है और देशांतर रेखा 82.5 डिग्री इसके मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। उत्तर में भारत के हिमालय अवस्थित है। अगर भारत के उत्तर में देखा जाए तो यहाँ पर हिमालय है। हिमालय के बाद क्या होगा, इस जगह पर जब हिमालय से नीचे उतर कर आएंगे तो यह समतल मैदान होगा। जब समतल मैदान के नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार है जिसकी त्रिभुजाकार आकृति है और ये क्या है, इसके चारों ओर तटीय मैदान है। तो इस तरह से भारत की भौगोलिक अवस्थिति हम देखते हैं। इसके साथ ही हम भारत के पड़ोसी देश भी देख लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? 7 देश हैं जिनकी स्थल सीमा भारत से लगी हुई है। मतलब भारत की सीमा से 7 देश जुड़े हुए हैं। कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 देश हैं जो भारत की सीमा से जुड़े हुए हैं। तो इन्हें मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर ये पाकिस्तान है, ये भारत की सीमा से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अफगानिस्तान है, ये इस जगह पर भारत की सीमा से जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये चीन है, यहाँ पर ये नेपाल है, ये भूटान है, ये म्यांमार है और इस जगह पर क्या है, ये बांग्लादेश है। तो ये भारत से सीमा बनाते हैं। इसके साथ भारत के पड़ोसी देश देखे जाएं तो श्रीलंका है और यहां पर मालदीव है जो भारत से सीमा नहीं जोड़ता है लेकिन ये भी भारत के पड़ोसी देश में आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं द्वीप समूह। द्वीप समूह कितने हैं भारत में? 2 द्वीप समूह है। एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और दूसरा लक्षद्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये है और लक्षद्वीप समूह यहां पर है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे भारत का भौतिक विभाजन। अभी मैंने जैसे बताया था भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय है, उसके बाद समतल मैदान है, यहाँ रेगिस्तान है, ये भी समतल मैदान में आता है, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार है और ये तटीय क्षेत्र है। तो इस तरह से भारत की भौगोलिक अवस्थिति है। तो भारत के उत्तर में क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है जिसे क्या कहेंगे, हिमालय कहेंगे। हिमालय की 3 श्रृंखलाएं हैं। कौन कौन सी? बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय है और शिवालिक हिमालय है। तो यहां पर भौगोलिक अवस्थिति में देखिए ये है बृहद हिमालय हमारा। ठीक है, भारत के बारे में केवल बात कर रहे हैं इसलिए ये केवल भारत का मैप है, जबकि बृहद हिमालय यहां तक है। उसके बाद ये मध्य हिमालय आता है और इस जगह पर ये शिवालिक हिमालय आता है। तो 3 श्रेणियां हैं भारत में हिमालय की। उसके बाद क्या आता है, ये समतल मैदान है, ये पूरा समतल मैदान है। समतल मैदान के बाद प्रायद्वीपीय पठार है, ये त्रिभुजाकार आकृति है और उसके बाद ये क्या है, ये तटीय क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या क्या लगता है, ये बंगाल की खाड़ी है, इस जगह पे यहाँ अरब सागर है, इस जगह पर हिंद महासागर है। इस तरह की भारत की भौगोलिक अवस्थिति है। अब देखिए एक एक करके हम बात करते हैं। हिमालय में तो हमने बात कर ली कि ये 3 हिमालय की श्रेणियां हैं। उसके बाद ये आता है समतल मैदान। समतल मैदान कैसे बना है, जो ये हिमालय है, हिमालय क्या है, बलित पर्वत है। बलित पर्वत से क्या होता है, जब नदियां बहती हैं, इनकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है और यहां से जब नदियां बहेंगी, नदियां बह के क्या करेंगी, यहां से जलोढ़ मिट्टी लेकर आएंगी। मतलब जल में मिट्टी होगी और वो क्या करेंगी, इस जगह पर आकर इसे निक्षेपित कर देंगी। यहां पर गंगा है, यमुना है, इधर से ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा यमुना नदी से क्या होगा, इस जगह पर जलोढ़ मिट्टी आएगी और यहां पर ये फैला देगी और इस जगह पर यहां से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये जो एरिया है वो किससे बना हुआ है, जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है ये, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। जो ये एरिया है ये रेगिस्तान है। यहाँ बहुत कम जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। रेगिस्तान में क्या होता है, बहुत कम वर्षा होती है जिसके कारण रेतीली हवाएं चलती हैं और यहाँ पर रेत ही पाया जाता है। अब पठारी भाग की बात करते हैं। पठारी भाग में क्या है, ये जो त्रिभुजाकार आकृति है इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले मैग्मा से इसका निर्माण
हुआ है। और हमने बताया था मैग्मा में क्या होते हैं, इसमें कई प्रकार के तत्व, खनिज तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, जो ये एरिया है गुजरात से लेकर ये जो तटीय एरिया है, ये देखिए अरब सागर से यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, और इधर की तरफ ये बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो एरिया है ये तटीय क्षेत्र है। तटीय क्षेत्र को भी दो भाग में विभाजित करते हैं। ये वाला जो भाग है इसमें क्या होता है, ज्यादातर जो नदियां हैं वो क्या करेंगी, वो डेल्टा का निर्माण करेंगी। अभी डेल्टा के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, दो शब्द में बताता हूं, आगे हम बताएंगे इसके बारे में। यहां पर जो नदियां होंगी वो डेल्टा का निर्माण करेंगी, और जो पश्चिमी किनारा है वहां ज्यादातर नदियां क्या करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये दो शब्द आपको याद रखने हैं। यहां पर डेल्टा का निर्माण होगा और इधर की तरफ एस्चुरी का निर्माण होगा। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही था। भौगोलिक अवस्थिति हम देख चुके हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 8 है, भारत, जलवायु, वनस्पति एवं वन्यजीव। ठीक है, वन्य प्राणी। तो इसमें हम जलवायु देखेंगे, और जो वन्य प्राणी और वनस्पति है इसे हम अभी नहीं देखेंगे। इसमें केवल बताया गया है कि वनस्पति क्या होती है, प्राकृतिक वनस्पति क्या है, मतलब जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हो जाती है उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। वन्य प्राणी कौन है, शेर, हाथी, चीता, भालू। तो इस तरह के वन्य प्राणी के बारे में बताया गया है, केवल नाम बताए गए हैं। 7th क्लास के एनसीईआरटी में इसके लिए एक चैप्टर है, तो ये हम तभी देखेंगे। अभी हम क्या देखने वाले हैं, भारत की जलवायु। जलवायु में हम मौसम देखेंगे और जलवायु देखेंगे। भारत का मौसम कैसा होता है, सबसे पहले तो मौसम के बारे में पता करते हैं। मौसम क्या है, किसी स्थान पर वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे, मौसम कहेंगे। और इसमें परिवर्तन किस किस रूप में होता है, एक तो वर्षा होगी, तापमान में परिवर्तन होगा, या सूर्य का विकिरण, मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा होती है वो हमें कितनी मिल रही है, कभी ज्यादा मिलती है कभी कम मिलती है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, मौसम कहेंगे। ये दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। तो इस तरह से भारत में कौन कौन से मौसम होते हैं वो देखते हैं। भारत में प्रमुख मौसम कौन कौन से हैं, एक तो सर्दी है, दूसरी गर्मी है, तीसरा वर्षा है, चौथा शरद ऋतु है। तो सर्दी दिसंबर से फरवरी, फिर मार्च से मई तक गर्मी, जून से सितंबर तक वर्षा, और अक्टूबर से नवंबर तक शरद ऋतु हमें मिलती है। ये जो वर्षा ऋतु है वो दक्षिणी पूर्वी मानसून के द्वारा होती है, मतलब ये दक्षिण है ये पूर्व है। तो यहां से आने वाला जो मानसून होता है इस तट से, जो बांग्लादेश से होते हुए आता है भारत में प्रवेश करता है, उस मानसून से क्या होती है, वर्षा होती है। और मानसून जब लौटता है भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करता है, उसे क्या कहेंगे, लौटता मानसून कहेंगे। और तब भारत में क्या पड़ रहा होता है, शरद ऋतु होती है अक्टूबर से नवंबर में। उसके बाद सर्दी आ जाती है दिसंबर से फरवरी। तो इसी तरह से ये चक्र चलता रहता है। अब देखिए भारत के बारे में तो हमने देख लिया कि दिसंबर से फरवरी, जबकि मैंने बताया था आपको, देखिए ये मैप मैंने दिखाया था, उसमें क्या मैंने दिखाया था कि उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर में क्या होगा, दिसंबर में शीत ऋतु पड़ेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर में ग्रीष्म ऋतु पड़ेगी। तो अभी तो हमने कहा यहां पर शीत ऋतु है, और यहां पर क्या हो रहा है, इस जगह पर जो हो रहा है वो ग्रीष्म ऋतु है दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसका मतलब ये है जब भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो वहां पर तो सर्दी पड़ रही होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उस समय पर क्या हो रहा है, ग्रीष्म ऋतु हो रही होगी। हम 25 दिसंबर मनाते हैं क्रिसमस डे, वो सबसे बड़ा दिन होता है, और तब गर्मी की शुरुआत होती है। इसीलिए यहां पर मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहां पर गर्मी की शुरुआत होती है। फिर ये उत्तरी गोलार्ध जब इधर आ जाएगा तो यहां पर क्या होगा, शरद ऋतु होगी। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में जब सीधी सूर्य की किरणें पड़ने लगेंगी 21 जून को, तो वहां पर ग्रीष्म ऋतु होगी। और उसके बाद जब ये फिर से विषुव की स्थिति में आएगा 23 सितंबर को, तो यहां पर बसंत ऋतु होगी। तो इस तरह की हमारे यहाँ पर ऋतुएं पाई जाती हैं। और भारत में इस तरह की ऋतु होने का कारण यह है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, और उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ रही होंगी तो गर्मी होगी, और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कम पड़ रही होगी तो वहां पर सर्दी होगी। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इस मैप को मैंने दोबारा दिखाया, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक कमेंट कर दीजिए, जिससे मैं दोबारा बता दूंगा। हमारा आखिरी टॉपिक एक और है, जलवायु। ठीक है, मौसम तो हमने देख लिया, जलवायु क्या है, जलवायु है किसी स्थान पर अनेक वर्षों से मापी गई मौसम की दशा। ठीक है,
मौसम की दशा क्या है, जलवायु कहलाती है। अर्थात कोई एक देश है जैसे भारत है, तो भारत की जलवायु कैसी मानी जाएगी, मॉनसूनी जलवायु मानी जाएगी, क्योंकि यहां पर क्या होता है, मॉनसून के द्वारा ही यहां वर्षा होती है और लौटते मानसून के द्वारा पश्चिमी भाग पर वर्षा होती है और यहां पर शीत ऋतु आ जाती है। तो इस तरह का बहुत दिनों में, कई सालों में यह नापा गया और पता चला कि भारत में मॉनसूनी जलवायु पाई जाती है। तो जलवायु आप समझ गए, जलवायु और मौसम एक ही जैसे हैं, ठीक है। मौसम दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को कहेंगे और जलवायु कहेंगे कई वर्षों में पाए जाने वाले मौसम की अवस्थिति। तो जलवायु समझ गए, किसी स्थान पर जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। अब देखिए, ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। एक तो उसकी स्थिति, ठीक है, भारत कहां अवस्थित है या फिर ऑस्ट्रेलिया कहां अवस्थित है, चीन कहां है, पाकिस्तान कहां है, तो उनकी स्थिति सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऊंचाई, समुद्र तल से उसकी कितनी ऊंचाई है। अब हिमालय को देख लीजिए, हिमालय पर शीत ऋतु है, वहां पर बर्फ जमा रहती है, जबकि उसी टाइम पर गर्मी का ऋतु चल रहा होता है समतल मैदान में। तो ये क्या है, ऊंचाई पर भी निर्भर करती है जलवायु। उसके बाद समुद्र से दूरी, अगर कोई देश समुद्र से बहुत दूर अवस्थित है तो उससे भी जलवायु पर प्रभाव पड़ेगा। और उच्चावच, उच्चावच क्या होता है, ऊंची और नीची दशाएं। उच्चावच ऐसे करके मान के चलिए, ये एक पर्वत है, उसके बाद ये यहाँ पर पठार है, ये समतल मैदान है, तो ये क्या है, ऊंचा भाग है, फिर ये नीचा भाग है। अब पर्वत श्रेणी बना दी जाए इस तरह से, तो यहाँ पर क्या है, ये द्रोणी है और ये शिखर है, तो इससे भी प्रभाव पड़ता है, उसके उच्चावच से जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। तो ये शब्द हैं, इन शब्दों का बहुत बड़ा खेल है जलवायु के परिवर्तन में, ठीक है। और हमें पता है भारत में जो अवस्थिति है उसमें उच्चावच बहुत अधिक है, जैसे कि समतल मैदान है, कहीं कहीं पठारी भाग है, कहीं पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं समुद्र तटीय मैदान है। तो उससे क्या होता है, भारत की जलवायु जो होती है, क्षेत्रीय जलवायु होती है, उसमें भिन्नता मिलती है। तो आप समझ गए होंगे कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर है और जलवायु को परिवर्तित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मौसम पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं, भारत में कितने प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। तो ये सभी हमने इस चैप्टर में देखा और इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक पूरा खत्म हो जाता है और हमारी एनसीईआरटी पूरी खत्म हो गई। अब आपको कुछ काम करने हैं। अगर आपने ये वीडियो सारी देख ली है तो आपको एक और बार रिपीट करना है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको ये वाली जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए आसान रहेगा और इसके साथ मैं तो कहता हूं आप एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिए, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर ये पूरी प्लेलिस्ट आपको अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर अच्छी नहीं लगी तो मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, उस कमियों को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। अब हमारी अगली प्लेलिस्ट बनेगी 7th क्लास की एनसीईआरटी पर। ओके, थैंक यू वेरी मच।